गुड मॉर्निंग टू ऑल। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर हम लोग बात करेंगे कि ये जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है उस पोस्टपार्टम पीरियड के दौरान उस महिला में कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकती हैं। वो कंडीशन थी जब हमने पहली वाली क्लास में पढ़ा है कि वो उस टाइम पे जब लेबर प्रोसेस हो रही है उस दौरान उसको प्रॉब्लम हो जाती है। लेबर प्रोसेस शुरू हुई, बच्चे ने जन्म लिया, उसके बाद में उसमें क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ हम बात करेंगे वही जो पोस्टनेटल पीरियड होता है उस पोस्टनेटल पीरियड के दौरान उस महिला के अंदर क्या आ सकती है, कुछ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन या जटिलताएं देखने को मिल सकती हैं। अब इन जटिलताओं के अंदर अगर हमने शायद थोड़ी पहले भी पढ़ा था कि ब्रेस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है, मान लो बच्चा है वो अच्छे से क्या नहीं कर पा रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहा है, या बच्चे के अंदर उस माँ के अंदर जो निपल है वो निपल क्या हो गए एकदम से कॉन्टेक्टेड निपल जिसमें बोलते हैं ना, क्रैक्ड निपल है। भाई अगर निपल जो बने हैं वो निपल क्या हो गए, कटे फटे हैं, बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहा है, मदर को जो ब्रेस्ट है वो ब्रेस्ट क्या हो गए, सूज गए हैं, स्वेलिंग हो गई है, दर्द हो रहा है, या मदर को ड्यूरिंग पीरियम क्या हो गई, बुखार हो गई है, कोई संक्रमण फैल गया है। तो ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है जो ड्यूरिंग पोस्टनेटल पीरियड, जो उस महिला का लेबर के बाद वाला जो टाइम आता है वो 1.5 महीने वाला, उसके दौरान उस महिला के अंदर ये प्रॉब्लम है वो सामान्य तरीके से देखने को मिल सकती है। समझ में आया। अब इन प्रॉब्लम के अंदर देखा जाएगा कि सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सा ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो उस महिला के अंदर शिशु के जन्म के बाद हम लोग नॉर्मल तरीके से देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे देखेंगे कि शिशु के जन्म से लेके अगले 6 सप्ताह तक मतलब 1.5 महीने तक का जो समय होता है उसी को आप क्या बोलते हो, प्रीपीरियम। ये तो नॉर्मल चीज होगी, प्रीपीरियम किसको बोलते हैं ऑलरेडी मैंने बता दिया कि बच्चे के जन्म से लेके जो आगे का जो टाइम पीरियड होता है जिसको आप क्या बोलते हो, 1.5 महीने का पीरियड, उस 1.5 महीने के पीरियड तक के अंतराल को आप क्या बोलते हो, प्रीपीरियम या सामान्य सूतिका अवस्था। इस सूतिका अवस्था के दौरान महिला में कई सारी जटिलताएं देखने को मिल सकती हैं। समझ में आया। जब बच्चे ने जन्म लिया, जन्म के बाद में जो 1.5 महीने का टाइम पीरियड होता है उस 1.5 महीने के टाइम पीरियड के दौरान उस महिला में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। अगर हम कॉम्प्लिकेशन को 1 बाय 1 देखें तो उसका फर्स्ट वन क्या है, सूतिका अवस्था का बुखार। अगर माँ को क्या हो गई, बुखार हो गई, कोई किसी भी कारण से अगर मदर का टेम्परेचर क्या हो गया, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। समझ में आया। अगर महिला के अंदर क्या होगी, बुखार हो गई और उसका शरीर का तापमान कितना है, 104 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट से क्या है, ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर महिला को उस सूतिका अवस्था के दौरान क्या हो गया, संक्रमण हो गया। समझ में आया। महिला को क्या हो गया है, संक्रमण हो गया है पीरियम के दौरान। वीनस थ्रोम्बोसिस, जो महिला की वेन होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या बन गया, थक्के बन गए हैं, क्लोट बन गए हैं, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। मतलब एक जगह पे ब्लड है वो इकट्ठा होके उसने क्या कर लिया, रक्त का थक्का बना लिया। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लंग्स के अंदर क्या बन गए हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था ना, एयर बबल्स, वो एयर बबल्स कहाँ जमा हो रखे हैं, किसके अंदर, लंग्स के अंदर। किसकी वजह से हुआ था, इस थ्रोम्बोसिस की वजह से। मान लो किसी महिला की ये वेन है, ये ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे ये थ्रोम्बस बन गया था, ये थ्रोम्बस चला हुआ कहाँ आ गया, लंग्स के अंदर आ गया, और इस लंग्स के अंदर आके उन्होंने क्या कर दी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर दी। समझ में आ रहा है। लंग्स के अंदर अगर आके ये जमा हो गया तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट वन क्या है, ब्रेस्ट के अंदर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब ब्रेस्ट के कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी तो हमने पढ़ ही लिए हैं, फिर भी आप सुन लो एक बार। ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट मतलब ब्रेस्ट के अंदर क्या आ गई, सूजन हो गई और दर्द हो रहा है। समझ में आ रहा है, दर्द हो रहा है। क्रैक्ड निपल क्या है, कटे फटे हैं। ब्रेस्ट के अंदर क्या हो गया, संक्रमण हो गया। ब्रेस्ट के अंदर क्या हो गया, फ्लूइड ज्यादा भर गया, मतलब दूध है वो
बहुत ज्यादा जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा था ब्रेस्ट से, वो मिल्क बच्चा सक नहीं कर पा रहा, तो अंदर ही अंदर भरना स्टार्ट हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट अब्सेस, भारीपन हो जाना किसका? ब्रेस्ट का। और लैक्टेशन फेल्योर, मतलब बच्चा है वो मिल्क नहीं ले पा रहा है, मदर का, माँ का दूध एक बच्चा नहीं पी पा रहा है। समझ में आया? ये कुछ जटिलताएं ब्रेस्ट की देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन क्या है? माँ के अंदर जो प्रीपीरियम पीरियड होता है उस दौरान साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उसको ये लगेगा ये बच्चा हो तो गया, मैं इसकी कैसे देखभाल करूंगी, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में जो प्रॉब्लम आ जाएंगी, क्योंकि भाई हस्बैंड वाइफ अकेले होते हैं तो फ्रीडम रहता है, जैसे ही बच्चा आ गया तो उनकी फ्रीडम थोड़ी कम हो जाती है। तो अटेंशन जो होती है हस्बैंड और वाइफ की एक दूसरे के लिए, वो अटेंशन कम हो जाती है, सारी अटेंशन किस पे चली जाती है? बच्चे पे चली जाती है। तो वो ये सारी चीजें सोच सोच के क्या हो रही है? टेंशन में आ रही है। और दूसरा सब इन्वोल्यूशन, जो मैंने बता दिया कि यूट्रस है वो गर्भावस्था से पहले वाली स्थिति के अंदर नहीं आ पाता। समझ में आया? जो यूट्रस है वो गर्भावस्था से पहले वाली स्थिति के अंदर नहीं आ पाता है। ये सारी कंडीशन क्या होती है? प्रीपीरियम के दौरान होने वाली महिलाओं में कुछ कॉम्प्लिकेशन। वन बाय वन देखा कि महिला को क्या हो गया? बुखार हो गया है, महिला को संक्रमण हो गया है, महिला को थक्के बन गए हैं वेन के अंदर, जो मोस्टली पैरों के अंदर देखने को मिलते हैं। महिला में क्या हो गया? लंग्स के अंदर एम्बोलिज्म बन गए हैं, लंग्स के अंदर जाके क्या हो गई? एम्बोलस, जो एयर बबल्स बने थे वो इकट्ठे हो गए हैं। ब्रेस्ट के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। महिला को साइकोलॉजिकली क्या रहेगी? प्रॉब्लम रहेगी, मतलब वो ये चीजें सोचती रहेगी कि बच्चे की केयर कैसे करूंगी, बच्चे की वजह से हस्बैंड के लिए जो अटेंशन है वो कम हो जाएगी, हम दोनों को प्रॉब्लम होगी, ये मतलब पता नहीं है, वो चीजें सोच सोच के टेंशन में जा रही है। और लास्ट में क्या है? सब इन्वोल्यूशन, महिला के अंदर क्या हो गया? यूट्रस है वो नॉर्मल अवस्था में नहीं आ पाता है, उसी को आप क्या बोलते हो? सब इन्वोल्यूशन। अगर इनका वन बाय वन आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो जो प्यूरपेरियल इन्फेक्शन बीमार बुखार है, तो बुखार तो हो गई है भाई उसको, ठीक है भाई, मदर को क्या हो गई? थकान वगैरह थी तो उसकी वजह से उसको बुखार हो गई। अब अगर दूसरी की बात करें संक्रमण की, महिला को प्यूरपेरियल सेप्सिस हो गया, संक्रमण हो गया, ये संक्रमण की परिभाषा देखना, शिशु का डिलीवरी के पश्चात जटिलता के रूप में, शिशु की डिलीवरी के पश्चात डिलीवरी की जटिलता के रूप में सूतिका अवस्था के दौरान होने वाला जेनाइटल ट्रैक्ट, मतलब वेजाइना के अंदर, सर्विक्स के अंदर होने वाला जो भी संक्रमण है डिलीवरी के बाद में, उसी को आप क्या बोलते हो? प्यूरपेरियल सेप्सिस। भाई जेनाइटल ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? वेजाइना और सर्विक्स के अंदर इन्फेक्शन होना, बट कब होना? बच्चे के जन्म के पश्चात उस रास्ते के अंदर क्या आ जाना? इन्फेक्शन हो जाना या संक्रमण हो जाना, उसी संक्रमण को आप क्या बोलते हो? प्यूरपेरियल सेप्सिस। समझ में आया? प्यूरपेरियल सेप्सिस किसको बोलते हैं? बच्चे की डिलीवरी के पश्चात अगर उस मदर के अंदर, उसके वेजाइना या सर्विक्स में कोई भी संक्रमण फैल रहा है, उसी संक्रमण को आप क्या बोलते हो? प्यूरपेरियल सेप्सिस बोलते हो। इसके लिए कुछ सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। पहला है स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलाइटिक ग्रुप ए, स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलाइटिक ग्रुप बी और स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। ये क्या है? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया इनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं ये इन्फेक्शन करवाने के लिए। समझ में आया आप लोगों को कि बच्चे की जन्म के बाद अगर उस महिला को उस जनन नाल के अंदर कोई भी संक्रमण हो रहा है, और वो संक्रमण किसकी वजह से हो रहा है? इन बैक्टीरिया की वजह से, उसी बैक्टीरिया को आप क्या बोलते हो? सॉरी, उसी चीज को आप क्या बोलते हो? प्यूरपेरियल सेप्सिस या संक्रमण। समझ में आया आप लोगों को? सेप्सिस का मतलब ही क्या होता है? इन्फेक्शन, संक्रमण। तो अगर महिला को डिलीवरी के बाद में उन्हीं जनन नाल के अंदर क्या हो गया? संक्रमण हो गया, किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से, उसको आप क्या बोलते हो? संक्रमण बोलते हो, सूतिका अवस्था का संक्रमण बोलते हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या बोलते हो? सूतिका अवस्था का संक्रमण। अब अगर इस सूतिका अवस्था के संक्रमण के मैनेजमेंट की बात करें तो हम उसको मैनेजमेंट क्या देते हैं भाई? सूतिका अवस्था के दौरान अगर उस महिला को क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया,
तो हम लोग उसको क्या देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। क्या देते हैं, महिला को एंटीबायोटिक देते हैं। समझ में आ रहा है। इन एंटीबायोटिक के साथ साथ में उसको फ्लूइड भी दिया जाता है, आईवी फ्लूइड भी दिया जाता है। एंटीबायोटिक तो देते ही देते हैं, उसके साथ में आईवी फ्लूइड भी दिया जाता है। तीसरी कंडीशन उसको ये कहा जाएगा कि आप हाइजीन वहां पे बना के रखो। हाइजीन बना के रखना है कहाँ पे भाई, जहां पे इन्फेक्शन हो रखा है। इन्फेक्शन कहाँ हो रखा था, जनन नाल के अंदर। तो वहां पे क्या करना है, हाइजीन बना के रखनी है ताकि वहां पे इन्फेक्शन ज्यादा ना फैले। समझ में आ रहा है। वेट क्लॉथ वहां पे नहीं पहनने हैं। वेट का मतलब क्या होता है, जो गीले कपड़े होते हैं, ठीक है, गीले कपड़े वहां पे नहीं पहनने हैं। जो भी लेडी के अंडर गारमेंट्स है वो गीले नहीं होने चाहिए, अदरवाइज इन्फेक्शन है वो ज्यादा हो सकता है। समझ में आ रहा है। एंटीबायोटिक दे दो, बैक्टीरिया को क्या करेगी, वो खत्म कर देगी। आईवी फ्लूइड दे दो ताकि जो भी इन्फेक्शन है वो यूरिन वगैरह के थ्रू है वो बाहर चलना स्टार्ट हो जाए। हाइजीन बना के रखेगी, साफ सफाई रहेगी तो भी इन्फेक्शन नहीं फैलेगा ज्यादा। और उसको गीले कपड़े वगैरह वहां से वो क्या करने हैं, हटवा देने हैं। मतलब वो वहां पे उसको मतलब ऐसे नहीं पहनना है। बाकी गिल वहां का एरिया वैसे ऑलरेडी वेट है, आपको पता है। पेरिनियल पैड वो क्या होने चाहिए, जो सैनिटरी पैड वहां पे वो यूज करिए वो सैनिटरी पैड स्टेराइल होने चाहिए। जो भी वो सैनिटरी पैड वहां पे लगा रही है लेडी वो स्टेराइल होने चाहिए, मतलब साफ सुथरे प्रॉपर हाइजीनिक होने चाहिए। समझ में आया आप लोगों को। इन सैनिटरी पैड को अगर बिना हाइजीन के, अगर ये बोलते हैं ना अनस्टेराइल हो, साफ सुथरे नहीं हो, और उनको अगर वहां पे उस महिला को दे दिया यूज करने के लिए तो वो इन्फेक्शन ज्यादा फैला सकते हैं। एंटीबायोटिक दो, आईवी फ्लूइड दो, हाइजीन बना के रखो। वहां का एरिया मतलब साफ सुथरा ही रखना है। सैनिटरी पैड भी क्या होने चाहिए, साफ सुथरे ही होने चाहिए। अगर एक बार सैनिटरी पैड खराब हो गया तो दूसरे सैनिटरी पैड का तुरंत क्या करो, यूज करो। यही नहीं, उसी भरे हुए गंदे जो सैनिटरी पैड है उन्हीं को आप यूज किए जा रहे हो बार बार लगातार, उनको चेंज नहीं किया है। अगर वो चेंज नहीं करेंगे, ऑलरेडी महिला क्या है लेबर प्रोसेस से गुजरी है, तो वहां पे इतना मटेरियल, वेस्ट मटेरियल बाहर निकला कि इन्फेक्शन हो सकता है। अब वो इन्फेक्शन जो उन सैनिटरी पैड के द्वारा शॉक लिया जाता है, आप उन सैनिटरी पैड को फेंकने की बजाय उसी को कंटिन्यू यूज किए जा रहे हो तो वो इन्फेक्शन ज्यादा फैलाएगा। समझ में आया। तो बार बार सैनिटरी पैड को क्या करना है, चेंज करते रहना है ताकि वहां का एरिया साफ सुथरा और क्लीन बना रहे। समझ में आया। ये सारे इन्फेक्शन से बचाने का काम करेंगे। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें कि भाई पिरपेरियल सेप्सिस के बाद में जो नेक्स्ट कंडीशन आएगी कि ये जो लेबर के दौरान उसको जो इन्फेक्शन हो रखा है, उस महिला को जो भी संक्रमण फैल गए हैं, वो संक्रमण किस तरह से फैले थे कि बैक्टीरिया ने वहां जाके क्या कर दी, रिएक्शन कर दी। अब बैक्टीरिया ने जाके रिएक्शन की तो वहां पे उस महिला को क्या हो गए, इन्फेक्शन वगैरह फैलने स्टार्ट हो गए। अगर इन इन्फेक्शन के बाद में हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करेंगे कि पिरपेरियल सेप्सिस, अगर वो पिरपेरियल सेप्सिस कंडीशन देखी, पिरपेरियल सेप्सिस के बाद में हम लोग देखेंगे क्या, वेनस थ्रोम्बोसिस। वेनस थ्रोम्बोसिस के अंदर जो कंडीशन आती है उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, ये मोस्टली कहाँ देखने को मिलती है, वेनस थ्रोम्बोसिस। वेनस थ्रोम्बोसिस जो देखने को मिलती है वो कहाँ मिलती है, टांग, पैर और पेल्विस की जो वेन होती है, मतलब मैंने कहा था ना लेग्स के अंदर देखने को ज्यादा मिलती है, तो जो पैरों की वेन होती है वहां पे क्या होता है, थ्रोम्बोस बन जाता है और इसी को आप क्या बोलते हो, वेनस थ्रोम्बोसिस। अगर पैरों के अंदर और पेल्विस की जो वेन होती है उस वेन के अंदर क्या बन गया, क्लोट बन गए, थक्के जम गए, वो थक्के क्या कहलाते हैं, थ्रोम्बोसिस कहलाते हैं। कहां पे, पैरों की वेन के अंदर। ये किसके कारण हो सकता है, तो कारण क्या है, अगर प्रेगनेंसी के 28 सप्ताह के बाद रक्त गाढ़ा हो जाए। समझ में आए, प्रेगनेंसी के 28 सप्ताह बाद रक्त अगर वो गाढ़ा हो जाए, या ऐसे सामान्य प्रसव के दौरान महिला को क्या हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए या अधिक रक्तस्राव हो जाए, उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। समझ में आया। अगर महिला के अंदर क्या हो गया है,
जो थ्रोम्बस बना है वो थ्रोम्बस किसकी वजह से क्या हो गया, रक्त या ब्लड है वो क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। गाढ़ा हुआ तो भी क्या क्लॉट बन सकते हैं। दूसरी कंडीशन है महिला को डिहाइड्रेशन हो गया तो भी वहां पे वो वेन क्या हो जाएंगी, पिचक जाएंगी। अगर वहां पे रक्तस्राव ज्यादा हो रहा है तो रक्तस्राव अगर वहां पे ज्यादा होगा, ब्लड ज्यादा निकलेगा तो भी वहां पे क्लॉटिंग होने के, जहां से निकल रहा है वहीं पे क्लॉट तो बनेंगे ही ना, और वो क्लॉट आगे जाके कहाँ जमा हो गए, पैरों के वेन के अंदर। तो ये सारी चीजें प्रेगनेंसी के बाद में होती है, लेबर के बाद में होती है। तो टाइम यहाँ पे कौन सा आया, पोस्टनेटल पीरियड। जो सूती का अवस्था होती है उस दौरान उस महिला को ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। समझ में आया आप लोगों को। तो ये 28 सप्ताह के बाद, प्रेगनेंसी के 28 सप्ताह के बाद जो रक्त प्रवाह होता है, अगर वो या तो गाढ़ा हो गया हो, या महिला को एंटीपार्टम हेमरेज हो गया हो, या डिहाइड्रेशन हो गया, इन सब के कारण उस महिला में क्या देखने को मिल सकता है, वीनस थ्रोम्बोसिस। अब अगर इस वीनस थ्रोम्बोसिस की बात करें, हम लोग इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं भाई, मैनेजमेंट कैसे करेंगे भाई। वहां पे आप या तो क्या करते हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो दे ही नहीं सकते हो ना, आफ्टर प्रेगनेंसी हम लोग उनको क्या करते हैं, प्रेगनेंसी के बाद में उस महिला को क्या दी जाती है, प्रेगनेंसी के बाद उस महिला को हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन आती है कि उसको जो भी मैनेजमेंट करेंगे, उस मैनेजमेंट के दौरान उस महिला को ये कहेंगे कि जब भी आप वहां पे अपने बेड पे जाके लेटो तो कौन सी कंडीशन में लेटो, लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर। ठीक है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर आप महिला को क्या करना है, लेटाना है। दूसरी कंडीशन आपको महिला को क्या बतानी है कि जब भी आप बैठो या सो रहे हो तो पैर हमेशा थोड़े ऊपर होने चाहिए। समझ में आ रहा है, पैर हमेशा थोड़े ऊपर होने चाहिए। पैरों की आपको प्रॉपर क्या करनी है, मसाज करनी है, ऑयल से आपको मसाज करनी है। तो ये सारी चीजें क्या करती है, इस वीनस थ्रोम्बोसिस से बचा सकती है। समझ में आया आप लोगों को। जो भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन बने हैं वहां पे ये कहना है लेफ्ट लेटरल पोजीशन लो, पैरों की मसाज करो, पैरों को ऊपर करके बैठो। और दूसरी कंडीशन आपको ये बताने है, कभी भी पैरों को इंटरलॉक नहीं करना। इंटरलॉक का मतलब हम जब चेयर पे बैठते हैं तो एक पैर पे दूसरा पैर रखते हैं कि नहीं रखते हैं, उस महिला को ये नहीं करने देना है। उसको बोलना कि आपको इसको अवॉइड करना है, क्योंकि जब हम एक पैर पे दूसरा पैर रखते हैं तो नीचे वाले पैर की जो वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, वो क्या होंगी, दब जाएंगी, दबेंगी। तो आपको पता है जब उस पैर को हटाते हो तो आपके पैर में शून्यपन आ जाती है, झंझनाहट होती है कि नहीं होती है। तो हम तो चलो उसको टॉलरेट कर लेंगे, हो भी जाएगा, ठीक भी हो जाएगा। उस प्रेग्नेंट लेडी को ये कहा जाएगा आपको कभी भी एक पैर पे दूसरा पैर रख के, मतलब इंटरलॉक करके आपको नहीं बैठना है, क्योंकि आपके अंदर ये प्रॉब्लम थ्रोम्बोसिस वाले देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर ये कॉमन प्रॉब्लम है। समझ में आया। तो ये क्या हो गया इसका मैनेजमेंट। क्या करना है, महिला को यही बताना है कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर लेट जाओ, जिससे क्या होता है, सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा। ठीक है, रक्त का जो प्रवाह है वो अच्छा बना रहेगा। दूसरा, हमेशा पैरों की क्या करनी है, मसाज करनी है, ऑयल से मसाज करनी है। तीसरी कंडीशन, कभी भी पैरों को एक पैर पे दूसरा पैर रख के नहीं बैठना है। जब भी बैठो पैर हमेशा थोड़ा ऊपर करके, चेयर पे बैठे हो तो सामने भी एक चेयर होनी चाहिए जिसपे आप पैर रख सको। ये सारी कंडीशंस इससे बचाने का काम करती हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इस पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर क्या होता है, मैंने बताया था ना, जो रक्त का थक्का बनाता है वो थक्का चलते चलते कहाँ आ गया, लंग्स के अंदर आ गया। कहाँ गया, रक्त का थक्का चलते चलते लंग्स के अंदर आ गया। अब अगर लंग्स के अंदर आएगा तो वहां पे क्या कर देगा, एम्बोलिज्म बन जाएगा। वहां पे क्या बन जाएंगे, बुलबुले बन जाएंगे। कहाँ पे, लंग्स में। अब लंग्स में अगर बुलबुले बन गए तो आपको पता है लंग्स काम क्या करता है, किसी चीज को लेता है फिर बाहर निकालता है। तो यहाँ पे किसका काम करेगा, गैस का परिवर्तन तो करवाता है, एक्सचेंज करवाता है ना, आदान प्रदान। भाई गैसेस का आदान प्रदान यहाँ पे कौन करवाता है, हमारे फेफड़े। अब फेफड़ों में क्या बन गए, एयर बबल्स बन गए। समझ में आ रहा है। एम्बोलिज्म जो बाहर बनाता वो अंदर आके रुक गया वहां पे लंग्स के अंदर। अब जैसे वो लंग्स में आके रुक गया, उस महिला को बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो सांस लेने में दिक्कत आती है। भाई वो रुक गया तो गैस का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, तो वो सांस कैसे ले पाएगी, सांस की दर है वो बहुत तेज हो जाएगी।
उसके बाद में उसको जब वो गहरी सांस लेगी तो उसको बहुत भयंकर तेज तेज मतलब बहुत भयंकर उसको क्या होता है, दर्द होता है। और उसकी खांसी के साथ में क्या आता है, बलगम का मतलब होता है जब कफ निकलता है उस कफ के साथ में खून का आना। समझ में आ रहा है? जब वो महिला कफ करेगी उसकी कफ के साथ में क्या आता है, खून भी आएगा, उसको बोलते हैं बलगम, जिसको हिमोप्टाइसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है, एक सीरियस प्रॉब्लम है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है, सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है जो किसके कारण हो सकती है, थ्रोम्बोसिस की वजह से। ये किसकी वजह से हो सकती है, थ्रोम्बोसिस की वजह से। जैसे ही ये थ्रोम्बोसिस लंग्स में गया, लंग्स में जाने के बाद उस महिला में क्या क्या लक्षण देखे आपने, सांस लेने में तकलीफ हुई, उसकी सांस जो सांस की दर है, श्वसन रेट है वो क्या हो गई, तेज हो गई, बढ़ गई। जो 12 से 20 थी अब वो 20 से ज्यादा हो गई है, तो श्वसन दर क्या हो गई, उसकी बढ़ गई। उसका जो भी टेस्ट पार्ट है, उस टेस्ट पार्ट के अंदर क्या होता है, उसको पेन होता है। जब वो सांस लेती है तो सांस लेते लेते उसको दर्द होने लग जाता है, उसकी छाती में उसको दर्द होता है। ये दर्द गहरी सांस पे ज्यादा तेज होता है, खांसी आती है और खांसी के साथ में खून भी आता है, धड़कन है वो दिल की वो बढ़ जाएगी, पसीना बहुत ज्यादा आएगा, गर्दन की सिराएं क्या होती हैं, फूल जाएंगी और महिला को व्याकुलता हो जाएगी। व्याकुलता का मतलब होता है मेला, मतलब वो एकदम घबराहट में रहेगी, घबरा जाएगी। और लास्ट वन, उसके शरीर में क्या हो जाएगा, साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब होता है उसका शरीर नीला पड़ने लग जाएगा। समझ में आया? नीला इसलिए पड़ता है जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है वहां का एरिया नीला हो जाता है। आप एक बार अपनी अंगुली को यहाँ ऐसे दबा के रखो 1 मिनट के लिए, जो लाल दिख रही है अंगुली का किनारा, वो किनारा धीरे धीरे क्या होगा, नीला होने लग जाएगा। 5 मिनट के अंदर देखना वहां इतना नीलापन आ जाता है उस अंगुली के अंदर। वो क्यों? क्योंकि आपने ये रास्ता बंद कर दिया था, सप्लाई नहीं आ रही थी ना, जो आई थी वो उतनी रह गई। अब आगे वाले पोर्शन के पास ब्लड जाएगा नहीं, तो ब्लड के साथ ही तो ऑक्सीजन जाती है। अब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वहां का एरिया क्या हो जाएगा, नीला पड़ जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन निकालने वाला जो हमारा अंग था लंग्स, वो ही बीमार हो गया। अब वो बीमार हुआ तो गैस का आदान प्रदान नहीं हुआ, गैस का आदान प्रदान नहीं हुआ तो ऑक्सीजन की कमी आई, ऑक्सीजन की कमी आई तो शरीर के रंग का रंग कैसा हो गया, नीला पड़ गया। इतनी चीज आपको समझ में आई? ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म किसके कारण होता है, किसकी वजह से रेफर हो जाता है, वीनस थ्रोम्बोसिस, जो रक्त का थक्का बनाता, क्लोट बढ़ाता वेन के अंदर, उसी की वजह से आगे जाके ये प्रॉब्लम किसमें बदल जाती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। और ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म लंग्स की एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इंसान की डेथ भी करवा देती है, बहुत ही खतरनाक जानलेवा बीमारी होती है। और उसके अंदर जो जो हमें लक्षण देखने को मिलेंगे, सांस अच्छे से नहीं ले पाएगी, अगर सांस ले रही है तो दर्द होगा, और वो और तेज सांस लेगी तो बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा। जब वो खांसी लेगी तो उस खांसी के साथ में उसको खून भी आएगा। समझ में आ रहा है? खांसी के साथ जैसे खून आता है उसी को आप क्या बोलते हो, बलगम बोलते हो। उसकी सांस की दर है वो बढ़ जाएगी, श्वसन रेट जिसको बोलते हैं ना, रेस्पिरेशन रेट, वो बढ़ जाएगी और महिला व्याकुल हो जाएगी, चिंतित हो जाएगी, घबरा जाएगी, घबराहट रहेगी, उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा पसीना भी आएगा और साइनोसिस अपीयर हो जाएगी। और अगर ये कंटिन्यू है तो महिला की डेथ भी हो जाएगी। इज दैट क्लियर? इतनी चीज आपने समझी कि ये क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बाद में नेक्स्ट वन अगर हम बात करें किसकी, सब इन्वोल्यूशन की, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर दिया था सब इन्वोल्यूशन। सब इन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि गर्भावस्था के दौरान महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे संरचनात्मक और क्रियात्मक चेंज आते हैं। गर्भावस्था के दौरान महिला में बहुत सारे संरचनात्मक और क्रियात्मक परिवर्तन आते हैं और ये डिलीवरी के बाद में, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ उसके जन्म के बाद में धीरे धीरे ये पुनः वापस अपने नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में आ जाते हैं। नॉन प्रेग्नेंट का मतलब ये होता है गर्भावस्था से जो पहले वाली स्थिति उसमें धीरे धीरे वापस आना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब यह परिवर्तन प्रक्रिया
अगर अनुपस्थित हो जाए उसी को आप क्या बोलते हो, सब इन्वॉल्यूशन। मतलब अगर यहाँ पे बात करेंगे कि एक महिला के अंदर अगर गर्भावस्था के दौरान देखा जाए तो संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से जितने भी बॉडी ऑर्गन है सब में क्या आएगा, चेंज आएगा। समझ में आया, चेंज आ गया गर्भावस्था के दौरान। बट बच्चे की डिलीवरी हो गई उसके बाद में वापस तो नॉर्मल होना चाहिए ना उनका। अगर वो नॉर्मल हो जाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो नॉर्मल नहीं हो पाते हैं मतलब वापस अपनी गर्भावस्था से पहले वाली स्थिति में वो ऑर्गन नहीं जा पाते हैं, उसी को आप क्या बोलते हो, सब इन्वॉल्यूशन। समझ में आया, मैंने बताया यूट्रस क्या है, पेल्विक ऑर्गन, पेल्विस का अंग है भाई, पेल्विक कैविटी का अंग है वो। बट जैसे ही वो गर्भावस्था में जाएगा धीरे धीरे वो कहां पर चला जाता है, एब्डोमेन के अंदर। बट बच्चे की डिलीवरी के बाद उसका एब्डोमेन से वापस धीरे धीरे कहां आना जरूरी है, पेल्विक कैविटी के अंदर। अगर वो पेल्विक कैविटी में नहीं आ पाता है धीरे धीरे तो उसी को आप क्या बोलते हो, सब इन्वॉल्यूशन बोलते हो। क्योंकि यूट्रस का नीचे आना जरूरी है, अगर वो वापस ऊपर ही रह गया तो कंडीशन क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। अच्छा, इसके ये कारण क्या क्या हो सकते हैं कि वो नीचे नहीं आ पा रहा है। पहला क्या है, अगर महिला बहुत बार बच्चों को जन्म दे चुकी है, मतलब 5 से 6 बार महिला ने क्या कर ली, बच्चों को जन्म दे दिया या प्रेगनेंसी कर ली। ठीक है, बहुगर्भावस्था का मतलब होता है बहुत बार लेडी है वो प्रेग्नेंट हो गई। दूसरा, अगर महिला का स्वास्थ्य क्या हो, कमजोर हो, बहुत दुबली पतली हो। अगर एक ही साथ एक ही यूट्रस के अंदर 2 या 3 बच्चे एक साथ क्या रहे हैं, विकास कर रहे हैं, क्या हो रखा है, पोलिगोहाइड्रोमनिया हो रखा है। पोलियोहाइड्रोमनिया का मतलब पता ही है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो गया, ज्यादा बन गया। और अगर ज्यादा बनेगा तो वो क्या करवाएगा, यूट्रस का ओवर डिस्टेंशन। भाई जितना ज्यादा फ्लूइड भरेगा यूट्रस उतना ही ज्यादा फैलेगा। समझ में आएगा, अब वो फैला हुआ ही रह गया, वापस नॉर्मल नहीं आ पा रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये सारे क्या होते हैं, इसके कारण होते हैं क्या, अगर महिला ने बहुत सारे बच्चों को जन्म दे दिया हो, एक बार में नहीं अलग अलग बार में। समझ में आ रहा है, मतलब वो 5-6 बार क्या हो गई, गर्भवती हो गई। दूसरा, अगर महिला क्या है, कमजोर है, दुबली पतली है, मतलब उसके अंदर प्रॉब्लम आ रखी है, कोई भी माल न्यूट्रिशन की मान लो चाहे किसी की भी मान लो। यहाँ पे कंडीशन क्या आती है, 2-3 बच्चे एक साथ क्या हो रहे हैं, विकास कर रहे हैं गर्भाशय के अंदर। अगर क्या हो गया, पोलीहाइड्रोमनिया, तो अगर बच्चे के चारों तरफ जितना ज्यादा फ्लूइड भरा रहेगा, द्रव भरा रहेगा, वो यूट्रस पे उतना ही ज्यादा प्रेशर लगेगा और यूट्रस उतना ही फूलता जाएगा। और अगर फूलने के बाद बच्चा तो बाहर निकल गया बट वो फूला हुआ ही रह गया, वापस नॉर्मल नहीं आ पा रहा है। ये सारी कंडीशन क्या कहलाती है, सब इन्वॉल्यूशन। समझ में आया। कंडीशन क्या है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे चेंज आते हैं, कब, गर्भावस्था के दौरान। बट डिलीवरी के समाप्त होते होते, मतलब प्रीपीरियम पीरियड के समाप्त होते होते सारे ऑर्गन वापस क्या आ जाते हैं, अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं। तो उसको तो आपने इन्वॉल्यूशन बोल दिया भाई, नॉर्मल प्रक्रिया में वापस आ गए तो इन्वॉल्यूशन बोल दिया। बट अगर वो इस नॉर्मल स्थिति में नहीं आ पाते हैं, उसको आप क्या बोलते हो, सब इन्वॉल्यूशन बोलते हो। इज दैट क्लियर। सब इन्वॉल्यूशन किस कंडीशन के अंदर बोला जाएगा, अगर ऑर्गन वापस अपनी नॉर्मल स्थिति के अंदर नहीं आ पाते हैं तो। इज दैट क्लियर। ये सारे क्या हो गए, गर्भावस्था के दौरान होने वाले कुछ कॉम्प्लिकेशन या जटिलताएं। कब, सूतिका अवस्था के दौरान, सॉरी सूतिका अवस्था। सूतिका अवस्था का आप सीधा सा मीनिंग याद रखो रे, पोस्ट नेटल पीरियड के अंदर। पोस्ट नेटल पीरियड के अंदर उस महिला के अंदर क्या आते हैं, कुछ जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। और वो जटिलताएं उसके बाद में आने के कुछ कारण हो सकते हैं, किस किस वजह से उस महिला के अंदर ये सारी जटिलताएं हुई थी। समझ में आया। तो पहली वाली क्या थी, महिला को क्या हो गई, बुखार हो गई। दूसरा क्या था, महिला को संक्रमण हो गया। तीसरी क्या थी, महिला को थ्रोम्बोसिस बन गया।
रक्त का थक्का बन गया, थक्का बनने के बाद वो थक्का किसमें बदल गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। पल्मोनरी एम्बोलिज्म ने महिला के अंदर बहुत सारे दिक्कतें पैदा कर दी और लास्ट वाले में क्या बन गया, महिला के अंदर जो भी इन्वोल्यूशन होना चाहिए था यूट्रस का, वो इन्वोल्यूशन यूट्रस का नहीं हो पाया और कंडीशन क्या कहलाती, जटिलता कहलाने लग गई। समझ में आया? ये सारी जटिलताएं किसके दौरान होती है, पोस्टनेटल पीरियड के दौरान होती हैं। समझ में आया आप लोगों को? आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।